गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में जो लेसन चल रहा शक्ति सत्ता और वेद का, उसी कड़ी में आज अपना टॉपिक है वेदता, लेजिटिमेसी। देखिए, अपने शक्ति के बारे में पढ़ा, फिर सत्ता के बारे में पढ़ा, आज है वेदता। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वेदता। देखिए, वेदता जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से बना है। इस शब्द से बना है लेजिटिमेसी, लैटिन भाषा के लेजिटिमस से बना है, जिसका अर्थ है लॉफुल या वैधानिक। ये इसका अर्थ है। तो हमें ये ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है लेजिटिमस किस भाषा का शब्द है और उसका अर्थ क्या है। ये तो हो गई इसकी बात। अब जो वेदता या इसे हम औचित्यपूर्णता भी कह सकते हैं। वेदता या औचित्यपूर्णता, इसका प्रयोग सफल संचालन के लिए होता है। अपन ने पढ़ा भी था कि वेद शक्ति ही सत्ता है। तो ये वेदता, औचित्यपूर्णता, ये देखती है कि क्या चीज उचित है, उसके साथ चलती है। अब है इसका जो प्रयोग है वो प्लेटो से लेकर वर्तमान तक अलग अलग परिवर्तनों में काम आ रहा है। प्लेटो ने इसे न्याय सिद्धांत के माध्यम से समझाने की कोशिश की। फिर अरस्तु ने संवैधानिक शासन के माध्यम से, इसके माध्यम से समझाने की कोशिश की। अपनी भारतीय परंपरा में भी, भारतीय दर्शन में भी यह अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। कौटिल्य के जो राजनीतिक विचार है उसमें राजा को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं, साथ ही साथ उसको जन कल्याण के कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं कि वह जनता के ऐसा कार्य करे जिससे जनता का कल्याण हो। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से वेदता दिखाई देती है, औचित्यपूर्णता दिखाई देती है। इसके बाद में अपन देखते हैं मध्यकाल में
मध्यकाल में वैधता किस प्रकार से निरूपित हुई? राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में। इस आधार पे वैधता दिखती है या आधारित थी कि राज्य का जो प्रादुर्भाव हुआ तो वो राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पे। राजा पृथ्वी पे ईश्वर का अवतार है, इस आधार पे मध्यकाल में ये बात है। मध्यकाल में 3 सामाजिक समझौता विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो, हॉब्स, लॉक, रूसो ये सामाजिक समझौता विचारक थे। इन्होंने दैवीय उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसके स्थान पर लोगों की सहमति, सहमति के आधार पर वैधता बताने की कोशिश की। राजा की दैवीय उत्पत्ति के स्थान पे लोगों की सहमति के आधार, क्योंकि लोग अपनी सहमति देंगे, एक समझौता करेंगे, उसके आधार पे उन्होंने वैधता को बताया। फिर उसके बाद में आधुनिक काल में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती है और इसमें जन सहभागिता के आधार पर वैधता का प्रमाण दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समय समय पे वैधता अपने रूप में परिवर्तित होकर के सामने आ रही है। अब इससे यह पता चलता है कि वैधता इस अर्थ की ओर प्रकट होती है कि इसमें जनता क्या स्वीकार करती है। जनता जिस चीज को, जिस सत्ता को स्वीकार कर लेती है वो ही वैधता है। जनता जिस सत्ता को स्वीकार करती है वही वैधता है। ये इसका एक प्रकार से अर्थ स्पष्ट हो गया कि जनता जिस चीज को आसानी से अपने मन से स्वतः ही स्वीकार कर लेती है वो ही वैधता है। और इसके लिए जो एक विद्वान है थॉमस हिल ग्रीन, जिसे हम पीएच ग्रीन कह सकते हैं, पीएच ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन, इन्होंने भी बताया है बहुत ही अच्छी परिभाषा, राज्य का आधार
इच्छा है न कि बल। ये टीएच ग्रीन ने स्पष्ट किया था कि राज्य का जो आधार है वो इच्छा पे टिका हुआ है, किसी बल पे टिका हुआ नहीं है। लोगों की इच्छा होगी, स्वीकृति होगी, वो ही राज्य टिक पाता है। और इसमें ये बात सामने भी है कि जिन व्यवस्थाओं को जनता स्वीकार नहीं करती है वो व्यवस्थाएं क्रांति का रूप ले लेती है। उन व्यवस्थाओं के विरुद्ध क्रांति होती है, तख्ता पलट होता है। तो वही व्यवस्थाएं कायम रहती है जिनमें जनता की सहमति हो, और वो सहमति वैधता होती है। अब एक चीज देखते हैं, लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में जो अंतर की बात होती है वो भी स्पष्ट कर लेते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र, इसका प्रधान लक्षण है वैधता है। और जो अधिनायक तंत्र है इसका लक्षण है शक्ति या बल। तो अधिनायक तंत्र का प्रधान लक्षण है शक्ति या बल। ये शक्ति या बल पे आधारित होता है और ये वैधता पे आधारित होता है। इसमें जनता की स्वीकृति, इच्छा होती है, ये बात है। अब इसका एक उदाहरण भी है कि वैधता के शक्ति के आधार पे, शक्ति या बल के आधार पे हम लोगों के ऊपर बाहरी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। शक्ति या बल के आधार पे हम लोगों के ऊपर बाहरी रूप से नियंत्रित स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वैधता के आधार पे हम उनके हृदय पे स्थान बना सकते हैं, उनके दिलों में राज कर सकते हैं। तो वैधता और इस बल में इतना फर्क है, क्योंकि वैधता में जनता की स्वीकृति है। अब ये बात चलती है। अब व्यवस्थाओं में जो प्राचीन व्यवस्थाएं चलती रहती है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी व्यवस्थाएं चलती है, उनमें समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। अब इस परिवर्तन में क्या होता है कि जो इस परिवर्तन के साथ में अपने आप को बदल लेता है वो व्यवस्था तो बनी रहती है, बाकी व्यवस्थाएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती। तो कहने का मतलब है समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को जो परिवर्तित कर लेता है वो तो बना रहता है, बाकी समाप्त हो जाता है। ये ही इस वैधता के ऊपर लागू होता है कि जो परंपरागत व्यवस्थाएं चल रही थी, अब उन व्यवस्थाओं में जो समय के अनुकूल चेंज कर लिए वो व्यवस्थाएं बनी हुई है, जो चेंज नहीं कर पाए वो समाप्त हो रही है। जैसे उदाहरण से देखते हैं अपन साम्यवाद। अब साम्यवाद समय के साथ में अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाई, तो ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। अब और व्यवस्थाएं जो चल रही थी उन व्यवस्थाओं ने लोकतंत्र को अपनाया। जैसे पहले राजतंत्र चलता था, धीरे धीरे उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया, तो वो व्यवस्थाएं किसी न किसी रूप में अब भी स्थापित होकर के चल रही है। दूसरी बात इसमें सामने ये आती है कि परंपरागत व्यवस्था और नवीन व्यवस्था। नवीन व्यवस्था और परंपरा।
ये दो व्यवस्था। अब इसमें क्या होता है, यदि परंपरागत व्यवस्था नवीन व्यवस्था को स्वीकार कर लेती है तो इसके परंपरागत के ऊपर संकट खड़ा हो जाता है, इसका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। और नवीन व्यवस्था यदि परंपरागत व्यवस्था को साथ लेकर चलती है तो ये बनी रहती है, और यदि ये परंपरागत व्यवस्था को नकार देती है, अपने तरफ से नयापन लाती है, तो वो अस्वीकार कर दी जाती है, समाप्त हो जाती है। ये दोनों की व्यवस्थाओं में ये है। इस प्रकार अपना ये वेदता की जो बात है वो स्पष्ट हो गई कि वेदता जन सहभागिता पे, जनता की स्वीकृति पे आधारित होती है। तो ये अपना लेसन वेदता का इतना ही है। अब अपन देखते हैं सारांश रूप में। सारांश रूप में ये देखते हैं कि शक्ति, सत्ता और वेदता, इन तीनों को अपन ने पढ़ा, लेकिन स्पष्ट रूप से ये बात है कि शक्ति जो है इसके बिना राज्य में शांति, सुरक्षा, संरक्षण ये स्थापित नहीं हो सकती। शक्ति से राज्य में शांति स्थापित होगी, सुरक्षा मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, ये चीज। लेकिन ये शक्ति के द्वारा मिलती है, लेकिन इनका प्रयोग, शक्ति का प्रयोग, इसका प्रयोग बल आधारित नहीं होना चाहिए। तब ये काम करती है। ठीक है। अब शक्ति की अपन बात करते हैं, सत्ता की अपन ने बात की। सत्ता को भी व्यक्ति स्वतः स्वीकार कर लेता है। जिस प्रकार शक्ति को हम नंगी तलवार, शक्ति नंगी तलवार का रूप है, और इधर अपन बात करते हैं सत्ता की। सत्ता म्यान में रखी हुई तलवार। जो कभी कभार ही बाहर निकलती है। बाहर निकलती है। ये शक्ति और सत्ता की बात। अब शक्ति के साथ में जब सत्ता होती है तो वो अधिकार बन जाता है। वो उस सत्ता का अधिकार बन जाता है। और चूंकि अपने को पता है सत्ता के साथ में क्या जुड़ा हुआ होता है, वेदता, क्योंकि वेद शक्ति ही सत्ता है, सत्ता के साथ में वेदता जुड़ी हुई होती है, तो वो लोगों के लिए आज्ञा पालन का कर्तव्य बन जाती है।
शक्ति के साथ में सत्ता अधिकार बन जाता है, और सत्ता के साथ में वेदता जुड़ा हुआ होता है, तो फिर वो लोगों के लिए अपने शासन की, राज्य का आज्ञा पालन करने का उनमें कर्तव्य उत्पन्न हो जाता है और उसको वो अपने मन से स्वीकार कर लेते हैं। अब वेदता की बात में अपन एक बात और है कि वेदता प्राप्त करने के लिए कौन से साधन है, ये थोड़ा अपना वहां मिस हो गया था। वेदता प्राप्त करने के जो साधन होते हैं वो है मतदान है, जनमत है, संचार के साधन है, राष्ट्रवाद है। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे वेदता प्राप्त की जाती है, लोग इसमें अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार अपना वेदता का जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। मैं मानता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।